हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और पॉलिटेक हब में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा टाइप पढ़ा था कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि है ना कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये टाइप क्या होता है। इसमें इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग। है ना, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बैच प्रोसेसिंग के बारे में। इससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा हुआ करता था, है ना। तो सिंपल मेन फ्रेम कंप्यूटर में कैसा होता था, जिसमें कि हमने बताया था कि जॉब मतलब जो हम लोग प्रोग्राम देते थे एज इन द फॉर्म ऑफ जॉब देते थे हम लोग, ठीक है ना। मेमोरी का कैपेसिटी बहुत कम होता था, वो बहुत ही कम ऑपरेशन को क्या करता था, परफॉर्म करता था। बहुत सारे लिमिटेशंस थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बैच क्या होता है। मतलब ये कि एक जॉब नहीं देके हम लोग बहुत सारे जॉब को बंडल के रूप में या फिर ग्रुप के रूप में या बैच के रूप में हम लोग इनपुट दिया करते। जिससे क्या होता था कि बहुत सारा जो है आप जॉब को एक साथ मतलब इनपुट के रूप में आप कंप्यूटर को दे पाते थे और आपको आउटपुट मिल पाता था। तो इस तरह से था उसमें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पूलिंग के बारे में कि पहली बार जो है टू मेमोरी कंसेप्ट जो है उसमें स्पूलिंग में आया था कि मेन मेमोरी क्या होता और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट आया था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मल्टी प्रोग्रामिंग। एक्चुअली मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, ये हम लोग पढ़े थे कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या, आप कंप्यूटर में कि मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, आप लोड कर सकते हैं, है ना। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीटास्किंग क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए सबको, जितने भी प्रोग्राम हैं सबको मौका दिया जाता है। फिर जब वो एक लूप कंप्लीट होता है तो फिर सबको फिर से मौका दिया जाता है। यानी ये प्रोसीजर था हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या था, जैसे बहुत सारे प्रोसेसर थे, आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसर थे और ये सब प्रोसेसर क्या है, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को क्या कर सकता था, पैरेलल मतलब एक साथ रन कर पाता था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटेड। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर हम क्या देखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स एंड ईच प्रोसेसर हैज इट्स ऑन लोकल मेमोरी। मतलब ये हुआ कि जो है डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मल्टी प्रोग्राम प्रोसेसिंग में पढ़ा था कि उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर हुआ करता था कंप्यूटर में। तो वैसे ही यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि जब प्रोग्राम जो हम लोग रन करते हैं वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर पे रन करते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेसर होता है। क्या होता है? बहुत सारा प्रोसेसर होता है और ईच प्रोसेसर हैड इट्स ऑन लोकल मेमोरी। इसमें हम लोगों ने मल्टी प्रोसेसिंग में पढ़ा था कि प्रोसेसर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेमोरी और बस जो डेटा बस होता है या मेमोरी होता है वो सबके लिए कॉमन था। बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि प्रोसेसर भी अलग अलग बहुत सारे होंगे और सब प्रोसेसर का अपना एक क्या होगा, मेमोरी होगा, अपना क्या होगा, डेटा बस होगा, है ना। तो देखिए, द प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ वन अदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स सच एज हाई स्पीड बसेस एंड टेलीफोनिक लाइन। तो यहाँ पे जो
प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है, जब हम इसको प्रोग्राम देते हैं तो कुछ प्रोग्राम ये रन करेगा, किसी और को देगा, तो वो कैसे कम्युनिकेट करता है, ये जो कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड बसेस। अब बस क्या होता है यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में जो है वायर समझिए एक तरह से, यानी मीडियम है जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए या कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बस कहते हैं। या सिंपली लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या होता है, सिंपली एक वायर है, फिजिकल मीडियम है, किसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, या तो डेटा को या फिर एड्रेस को या फिर हम लोग कंट्रोल सिग्नल को क्या करते हैं, पास करते हैं या भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बसेस। या फिर क्या कहते हैं, टेलीफोनिक लाइन। अब टेलीफोनिक लाइन क्यों बोलते हैं ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है ना कि एक सिस्टम मतलब यहाँ है तो एक सिस्टम यदि किसी शहर में भी रखा हुआ है या किसी जगह रखा हुआ है तो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम को हम कहीं भी कंप्यूटर यदि आपस में कनेक्टेड है वो, तो हम एक साथ सब पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कहीं रिमोट सिस्टम पे भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो वो जो रिमोट सिस्टम है वो कैसे कनेक्ट होता है आपस में, टेलीफोनिक लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है। It provides the facility to distribute computation among several processor located at the remote location। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा फैसिलिटी देता है हम लोगों को कि हम लोग अपने प्रोग्राम को अलग अलग कंप्यूटर, जो कंप्यूटर यहाँ नहीं किसी और जगह रखा हुआ है, रिमोट लोकेशन पे रखा हुआ है, रिमोट साइट पे रखा हुआ है, उस पर भी जाके हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो यही खासियत है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। जो अगला पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो पहला है वो है क्लाइंट सर्वर सिस्टम बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, पीयर टू पीयर। अब क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या हुआ, अब जैसे मैंने कोई वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, आप वेबसाइट यूज़ करते हैं या गूगल ड्राइव का बात करते हैं, गूगल ड्राइव आप यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपने जितने भी डेटा को क्या करते हैं वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। यानी वहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है या वहाँ पे एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, आपके डेटा को स्टोर कर रहा है, और उस डेटा को हम लोग चाहेंगे तो अपने इस कंप्यूटर से या किसी भी यानी किसी भी रिमोट लोकेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी जो एक कंसेप्ट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन का यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कंसेप्ट है। अब देखिए उसमें हम उसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर। इसमें क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है, कंप्यूटर क्या होता है, एक सर्वर होता है, और बाकी कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्लाइंट्स होते हैं। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला है पीयर टू पीयर, है ना। यानी इसमें क्या है ना कि जैसे कि बहुत सारा आपका क्या होगा, प्रोसेसर होता है, इसमें बहुत सारा प्रोसेसर होता है ना, और सब प्रोसेसर का अपना क्या होता है, इक्वल वेटेज होता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर, मतलब सब आपस में उससे कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ये भी इससे कर सकता है, ये भी इससे कर सकता है, ये भी। तो इस तरह का कंसेप्ट जो है आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है। तो एक्चुअली में देखिए सिंपल भाषा में बात करते हैं हम, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट क्या हुआ कि मान लीजिए एक कंप्यूटर हमारे पास है, एक कंप्यूटर कहीं और रखा हुआ है, मतलब डिफरेंट वर्क लोकेशन पे रखे हुए हैं, वर्क स्टेशंस पे रखे हुए हैं सिस्टम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फैसिलिटी देता है ये कंसेप्ट कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि रिमोट लोकेशन पे यानी जो दूर कंप्यूटर है हमसे, हम उस पर भी अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड का। अब जैसे आप लोग अमेजन वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप डिफरेंट लोग जो है, डिफरेंट जो क्लाइंट हैं, हम हुए क्लाइंट अपने कंप्यूटर से भी क्या करते हैं, उस पर डेटा को एक्सेस करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट डालते हैं, कुछ वहाँ से परचेज करते हैं, कोई और क्लाइंट भी कहीं से जो है वो भी वहाँ से परचेज करता है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि कोई भी आदमी कहीं से क्या कर सकता है, उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, वहाँ से कुछ परचेज कर सकता है। तो वैसा ही कंसेप्ट क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड का भी कंसेप्ट है। तो अगला जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है कि एडवांटेज क्या है इसका, है ना। हम लोग देखने वाले एडवांटेज क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है इसका कि रिसोर्स शेयरिंग। क्या है इसका, रिसोर्स शेयरिंग। मतलब अब सिंपल सी बात, चूँकि यहाँ पे रिमोट वाला कंसेप्ट है कि एक भी कंप्यूटर कहीं और भी रह सकता है, तो हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम कहीं से भी कहीं भी किसी भी डेटा को भेज सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। मतलब आसानी से हम किसी भी लोकेशन में बैठे बैठे हम किसी भी दूसरे लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। ये इसका एडवांटेज है। दूसरा है कंप्यूटेशन
स्पीड अप। अब चूँकि पता है आपको इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, तो हमारा जो कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसको हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर पे, जो रिमोट कंप्यूटर है उस पर क्या कर सकते हैं, आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा होगा, तो वो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। अगला है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब क्या, विश्वसनीय। अब जैसे क्या है ना कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर है और यदि वो ख़राब हो गया तो क्या होगा, आपका जो है काम नहीं हो पाएगा, या फिर सिंपल कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो उस केस में क्या हो, कोई एक ख़राब भी हो गया तो बाकी जो है प्रोसेसर आपका काम कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं रिलायबल। क्या बोलते हैं इसको, रिलायबल बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। सबसे एक बड़ा एडवांटेज का यही है कम्युनिकेशन। मतलब इसमें आप, जैसे मैंने बताया था कि किसी वेबसाइट से आप कुछ परचेज करते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया या आपका अमेज़न हो गया, तो आप कहीं भी किसी भी लोकेशन से क्या कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, वहाँ से डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। मतलब इसमें कम्युनिकेशन क्या है, आसानी से हो सकता है। तो ये सब था हमारा आप जो है एडवांटेज था। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये क्या है, प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी। अब क्या है ना, इसमें जो है मैंने बताया था कि पिछली कंप्यूटर जो है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर की एक ही मेमोरी को, जितने भी प्रोसेसर हैं वो एक ही सिस्टम के अंदर होते हैं और वो क्या करते हैं, आप मेमोरी को शेयर करते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो प्रोसेसर होता है वो डिफरेंट सिस्टम में होता है और उसका अपना एक मेमोरी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए चूँकि मेमोरी अलग होता है तो वो अपने डेटा को, मतलब मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए रियल टाइम का मतलब क्या होता है। कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन होता है या ऐसा हमारा काम होता है जो कि एक फिक्स टाइम में होना ही चाहिए, नेसेसरी होता है कि कंप्लीट होना चाहिए। यानी जब कोई किसी प्रोग्राम को आप चाहते हैं कि एक लिमिट में हम कंप्लीट कर ले एनी हाउ, तो उस केस में जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, वन बाय वन देखते हैं कि ए रियल टाइम सिस्टम व्हेन देयर आर रिजिड टाइम रिक्वायर्ड। मतलब कब यूज़ करते हैं, जब रिजिड टाइम होता है, मतलब एक फिक्स टाइम में हमको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर और द फ्लो ऑफ डेटा। मतलब कुछ भी करना हो हमें एक फिक्स टाइम में करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब है रियल टाइम, देखिए क्या होता है, दो तरह का होता है। जो पहला है आपका हार्ड रियल टाइम और दूसरा क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम। अब देखिए हार्ड रियल टाइम क्या होता है कि जब आपको कोई टाइम लिमिट दिया है कि इसमें आपको कंप्लीट करना है और एनी हाउ कंप्लीट करना ही है, आपको नेसेसरी है कि उस टाइम लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपको एक मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया जाता है, उसमें आपको वो काम एनी हाउ कंप्लीट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड रियल टाइम बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको टाइम दिया गया लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो टाइम आपका उस टाइम में कंप्लीट हो जाए, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए वन बाय वन, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच गारंटी द मैक्सिमम टाइम फॉर क्रिटिकल ऑपरेशन एंड कंप्लीट देम ऑन द टाइम रेफर टू एज द हार्ड रियल। मतलब उसको जो एक मैक्सिमम टाइम दिया जाता है और उस टाइम में उसको एनी हाउ कंप्लीट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड रियल टाइम। अगला जो था वो क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम। क्या है वो, क्या होता है कि कैन ओनली गारंटी मैक्सिमम ऑफ द टाइम, दैट इज द क्रिटिकल टास्क विल गेट प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क बट नो एश्योरिटी ऑफ कंप्लीटिंग। मतलब इस केस में क्या है कि मान लीजिए टाइम दिया गया, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम को टाइम दिया गया कंप्लीट करना, लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, उसको पहले कंप्लीट किया जाता है, बाकी को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, यानी उसका टाइम एक्सीड भी कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था हमारा रियल टाइम के बारे में। तो अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है आपका कि हाँ, तो ये हम लोग जो देखने वाले हैं इस वीडियो में, बंद कर दीजिए इसका।
हाँ, तो अब इस वीडियो में हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना व्यूज़ होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे व्यूज़ के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 व्यूज़ होता है। जो पहला व्यूज़ है वो क्या है आपका, जो पहला व्यूज़ है वो है आपका यूज़र व्यू, और जो दूसरा है वो क्या है, सिस्टम व्यू। अब समझते हैं कि सिस्टम व्यू क्या होता है, यूज़र व्यू क्या होता है। मतलब सिंपल ये समझिए कि एक्चुअली में हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में काम करता है, वो हमारे हार्डवेयर के बीच में काम करता है और जो यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यानी ये आपका मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका जो सिस्टम का हार्डवेयर है, मान लीजिए हार्डवेयर है और ये यूज़र है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ये क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेस का काम। तो इसके हिसाब से ये यूज़र को कैसे देखता है और इस हार्डवेयर को कैसे देखता है, यानी कैसे वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज़ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, ये आपका एक बेसिक व्यू है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्यू या एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आपसे पूछे व्हाट इज़ व्यू, तो आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और यूज़र मान लीजिए हम हो गए, यूज़र कोई और यूज़र, मतलब कंप्यूटर को बहुत सारा आदमी क्या यूज़ कर सकता है। तो जितने भी आदमी यूज़ कर सकते हैं वो क्या यूज़र हैं। तो यूज़र, अब देखिए कंप्यूटर से उसको क्या करना है, हार्डवेयर को एक्सेस करना है, वो कैसे करेगा। तो उसके लिए जो है ना, यूज़र किसका हेल्प लेता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हेल्प लेता है। किसका हेल्प लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए हमको कंप्यूटर पे कोई MS वर्ड का काम करना है, यानी कोई फाइल डॉक्यूमेंट बनाना है या मान लीजिए एक्सेल शीट बनाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए MS ऑफिस यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो है हम लोग MS वर्ड या MS एक्सेल यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आखिर जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जो है आखिर कौन मैनेज करता है, ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मैंने डिस्कस भी किया था। तो वही चीज़ है कि यूज़र के व्यू से जो इस हार्डवेयर को एक्सेस करना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। तो इस चीज़ को देखेगा कौन, इसको देखता है कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि जब कोई यूज़र किसी पर्पस के लिए आपके कंप्यूटर को यूज़ करने वाला है, तो आप यूज़र को क्या प्रोवाइड करें, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड, वो ईज प्रोवाइड करता है, आसानी से एक्सेस करने का जो है फैसिलिटी देता है। वो किसको, यूज़र को देता है। क्योंकि आप एक्चुअली में यूज़र कैसे कम्युनिकेट करता है, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो उसको मैनेज करता है, ये सब काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो व्यू है, इसमें यूज़र मान लीजिए बहुत सारे हैं। इसके बाद क्या आता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करता है, यूज़र जो है हार्डवेयर को एक्सेस करता है। तो एक्चुअली उसके बीच में काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है। तो ये आपका बेसिक व्यू है जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो देखिए, ये है आपका ये यूज़र व्यू। क्या, अब यूज़र व्यू क्या होता है हम लोग समझ लिया, लेकिन एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होता है। तो यूज़र व्यू है क्या, द यूज़र व्यू ऑफ द कंप्यूटर रेफर्स टू द इंटरफेस बीइंग यूज्ड। मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि यूज़र के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र व्यू बोलते हैं। अब देखिए, सच सिस्टम आर डिज़ाइन मोस्टली फॉर ईज ऑफ एक्सेस विथ सम अटेंशन पेड टू द परफॉर्मेंस एंड द रिसोर्सेज। मतलब हम लोग सिस्टम को इसीलिए किया जाता है ताकि जो यूज़र है वो जो हार्डवेयर को एक्सेस करे तो आसानी से कर पाए और यूटिलाइजेशन के साथ कर पाए और मतलब इफिशिएंटली कर पाए। ये पर्पस होता है, इसी को हम लोग यूज़र व्यू बोलते हैं। अगला है आपका सिस्टम व्यू। मतलब आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र के लिए भी काम करता है और हार्डवेयर दोनों को मैनेज करता है। तो आखिर जब कोई यूज़र किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हेल्प से किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहता है, तो उसका काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि उस हार्डवेयर को भी मैनेज करे, बाकी जो भी और रिक्वेस्ट किसी भी यूज़र से आए हैं सबको मैनेज करने का काम है। तो ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चूंकि वो सिस्टम को मैनेज करता है, सिस्टम को क्या, रिसोर्स को मैनेज करता है, रिसोर्स को एलोकेट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम व्यू बोलते हैं। यानी यूज़र जो है किसी सिस्टम को किस व्यू से देखता है, कैसे मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम व्यू। तो ये हमारा था
डिफरेंट व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं और स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को। जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, वो प्रोसेसिंग के बारे में, प्रोसेस के बारे में स्टार्ट होगा और मेमोरी सब के बारे में स्टार्ट। तब तक के लिए हम धन्यवाद और मिलते हैं फिर।